स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है युगों का दौर। ठीक है बेटा, मैं इसकी रीडिंग लगाऊंगी और साथ साथ इसको समझाती जाऊंगी। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। देखो बेटा, चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर युगों का दौर। इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर काल में काबुल से पंजाब तक बाखत्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा बौद्ध हो गया मतलब बेटा बौद्ध धर्म उसने अपना लिया, वो बौद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सस नदी की घाटी में बस गए थे। युई सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युईचियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिसमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, युईचिनों, ईरानियों, बाखत्री, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला भी एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले, उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी राजस्थान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था।
वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोध भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सहजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उन्हें हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उनमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उनका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति जो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उनकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। राष्ट्रीय और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार था। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे
भारत से लौट जाने दिया। मेहरगुल ने इसके बदले लौट कर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जब्ज होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य एशिया तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनत्सांग भारत आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया के फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। अगला इसमें हेडिंग आती है बेटा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिणी भारत अपनी बारीकी, दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इसके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए थे। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर था कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिणी पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। अगली हेडिंग आती है बेटा शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। अब मतलब कि इसमें क्या था कि युद्ध के तरीके क्या होते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध किया। युद्ध तो बेटा विनाश लेके आता है। शांतिपूर्ण विकास यानी कि शांति से हम डेवलपमेंट कर सके और आसान युद्ध के तरीकों को खोजकर हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करें या हमारे विरोधी सेना से लड़ें। अभी आता है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 100 वर्ष तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंशी देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जब कभी भी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह यहाँ राज कायम हो सका। अगला टॉपिक आता है बेटा प्रगति बनाम सुरक्षा। प्रगति मतलब कि उन्नति करना और सुरक्षा सेफ्टी जो होती है, ये दोनों ओब्लिग में, बनाम मतलब होता है ओब्लिग। देखिए, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त
परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है और इसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है। वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उनमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे दिखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा, वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। ये बेटा आपका मैंने पेज नंबर 53 आधे तक पढ़ दिया है। इसके आगे हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।